Hello students, welcome to Pahel classes. I am Pradeep Kumawat and currently we are discussing the solutions chapter of chemistry. प्रीवियस लेक्चर में आप सबको पता है हमने कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कशन किया एंड उसमें सारे कंसंट्रेशन टर्म्स देखी हमने, उनकी डेफिनेशन क्या है, कैसे उनको बताया जाता है और मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई कि कैसे उनको याद रख सकते हैं। एंड द इम्पोर्टेंट वो जो टफ क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं कन्वर्जन पे। तो जैसे कि क्वेश्चन किया था हमने, मोलरिटी दी हुई थी और मोलरिटी में कन्वर्ट करना था, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, मोलरिटी कन्वर्ट करना था और मोलरिटी दी हुई थी। इसी तरह इंटर कन्वर्जन पूछ लिए जाते हैं, वहां पे हमें डेफिनेशंस यूज करनी चाहिए। डेफिनेशन की हेल्प से हम कर पाते हैं इसको। चलो देखते हैं, आइए एक और पहले कन्वर्जन पे क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपको दिया हुआ है परसेंटेज वेट बाई वेट, ध्यान दे, परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ किसका सॉल्यूशन ले बताओ, NaOH ले ले थोड़ा आसान रहता है, सॉरी परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज, कितना परसेंटेज वेट बाई वेट दे दिया हमें, मान लो हमें दे दिया है इसके बारे में 4%, ठीक है। एक ऐसा ही डेटा ले रहा हूं मैं, कोई भी रेंडम, तो ये क्वेश्चन कर ले हम। सो परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 4%। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है हमें फाइंड करना है मोलरिटी और सेकंड पार्ट है हमें फाइंड करना है मोलरिटी। और इट इज गिवन दैट डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो हमें दी गई है वो दी गई है, ध्यान से देखेंगे, दैट इज कितनी ले, हम कोई सिंपल सा ले लेते हैं 1.2 ग्राम पर ml ले लो, बस ऐसे ही ले लिया। डेटा कंसिस्ट नहीं है ओरिजिनल वैल्यूज के साथ, हम क्वेश्चन समझना चाहते हैं, कंसेप्ट समझना चाहते हैं, इसलिए डेटा ले लिया मैंने, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए इसलिए मन से डेटा ले लिया। अब ध्यान दे क्या करना है कि परसेंटेज वेट बाई वेट दिया है तो इसकी डेफिनेशन बनाओ। क्या होता था परसेंटेज वेट बाई वेट, याद करो, परसेंटेज वेट बाई वेट होता था कि कितना मास ऑफ ये प्रेजेंट है यदि सॉल्यूशन 100 ग्राम हो। तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखो, 4 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट, डेफिनेशन से बना रहा हूं, क्या होता है, W ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। सो 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से डेफिनेशन से बनाया। सिंपली मान लो आपको दिया होता वेट बाई वॉल्यूम, तो आप क्या करते, 4 ग्राम, यदि 4 ही होता तो 4 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से डेफिनेशंस बनाई जाती है बेटा, 100 से मल्टीप्लाई होता वो कट जाता। चलो अच्छी बात, तो आपको पता चल गया यहां से क्या, मास ऑफ NaOH, NaOH का मास है 4 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया जो कि यहाँ पे वाटर है, कुछ नहीं दिया हो तो हम वाटर मान लेंगे, दैट इज 96 ग्राम। अब देखो वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, करते आगे, हमें पहला पार्ट मोललिटी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखो मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 1000, ये होता है मोललिटी का फॉर्मूला। यदि ग्राम में है तो यहाँ सब कुछ निकालना बहुत आसान है, फटाफट से निकाल लेते हैं। 4 इज द मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या करूंगा, मास डिवाइड बाई मोलर मास, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 40, तो मैं यहाँ 40 लिख देता हूँ। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई, 96 ग्राम है जी, तो सॉल्वेंट की वैल्यू रख दी यहाँ पे, फटाफट से 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 डिवाइड बाई 10, 10 से 10, सो आंसर आया हमारा 100 डिवाइड बाई 96, तो 25/24, तो ये हमारी मोलरिटी आ गई, सॉरी एम, स्मॉल एम। अब देखो मोलरिटी हमें निकालनी है, तो ध्यान से देखो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है N सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाले, ध्यान दो, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूशन का मास पता है, तो वॉल्यूम आएगा डेंसिटी से, तो याद करो डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगा मास डिवाइड बाई डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1.2, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो देखो क्या आ जाएगा, मोल्स तो हो गए 4 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू रखूंगा वॉल्यूम की 100 मल्टीप्लाई बाई 1.2000, तो देखो क्या हुआ, 100 से 100 गया, 1 से 1 गया, 4 से 4 गया, इसका आंसर तो बहुत प्यारा आ गया, दैट इज 1.2।
देखो कितना अच्छा आंसर आया, और इसका आंसर ये आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट कि किस तरह से कन्वर्जन के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने अभी अभी आपके सामने ही फ्रेम किया, तो वेट बाई वॉल्यूम भी दे सकता था यहाँ, तो कुछ और करना करते हैं हम, वही डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम वॉल्यूम की हेल्प से करते हैं इसको। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोल्यूबिलिटी पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो सोल्यूबिलिटी है क्या, आप सबको पता है कि चीनी, नमक, कुछ भी घोल रहा हूं पानी में, तो पानी में घोलते समय क्या होगा कि एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद हम और नहीं घोल सकते इसमें, ठीक है। सो द लिमिट आफ्टर विच वी कैन नॉट डिजोल्व, तो वो डिजोल्यूशन की लिमिट को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम है। Solubility is a physical property of a solution. It can be defined as the measure of maximum amount of solute that can be dissolved in a quantified amount of solvent. मतलब क्या है, जो मैंने समझाया कि मैक्सिमम कितना तुम सोल्यूट को घोल सकते हो, उसे बोला जाता है सोल्यूबिलिटी मेजर है उसका मेजर क्या है, सोल्यूबिलिटी की मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारा घोला जा सकता है। आगे देखो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स लाइक। अब देखो सोल्यूबिलिटी डिपेंड किन किन पे करते हैं। वैसे तो बेटा आपने 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा ये, अभी हम वापस से रिपीट कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट मॉलिक्यूल्स द ग्रेटर विल बी द सोल्यूबिलिटी। मतलब क्या है कि हमारा मान लो जिस सॉल्यूशन में या जिस सॉल्वेंट में आप सोल्यूट घोलना चाह रहे हो, यदि इन दोनों में अट्रैक्शन जितना अच्छा होगा, उतना ज्यादा बॉन्डिंग इनकी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज्यादा सोल्यूबल होगा। आ रही बात नहीं आ रही समझ में? सिंपल सी बात है बेटा, नॉर्मल डे टू डे लाइफ से जुड़ता है ये तो। आप वही जाना पसंद करते हो जहां आपका मन लगे या जहां आपको अच्छा लगे, तो वहां आपकी घुलनशीलता ज्यादा होती है ना। मिलाव जुलाव भी तो है, क्या है घुलनशीलता, सोल्यूबिलिटी इज लाइक घुलना मिलना एक तरह से, है ना। तो वहीं पे घुलना मिलना पसंद करते हैं जहां पे हमें अच्छा लगता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? आगे देखो, larger molecules are more difficult to dissolve in solvents whereas the smaller molecules dissolve easily and are more soluble। obvious सी बात है बेटा, बड़ी चीज है, आप खुद देख लो कि बड़ी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करके डालते हैं तो क्या वो जल्दी घुल जाते हैं, और बड़ा टुकड़ा एक साथ डाल दिया तो वो इतना आसानी से घुलता नहीं है। तो ये हर जगह लागू होता है। बेस्ट एग्जांपल आप चाहे बर्फ का ले लो, बर्फ को पानी में बहुत बड़ा पीस डालोगे तो वो इतना जल्दी नहीं घुलता है, एज कम्पेयर टू छोटे छोटे पीस जल्दी घुल जाते हैं। Polar solvents like water, ethanol, formaldehyde dissolve polar solutes, whereas non-polar solvents like pyridine, toluene, hexane dissolve non-polar solutes। तो यहाँ पे बेटा वो लाइन आती है काम में जो क्या थी, लाइक डिजोल्व्स लाइक। याद करें, लाइक डिजोल्व्स लाइक, मतलब जो जैसा होता है वो वैसे को घोल मिल लेता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, डे टू डे लाइफ में भी लागू होता है। यदि आप इंटेलिजेंट हो तो मोस्टली आपके फ्रेंड्स भी इंटेलिजेंट होते हैं, एक्सेप्शंस ऑलवेज अलाउड। यदि आप थोड़े वीक हो, आप नटखट हो, आपको पढ़ना कम पसंद है, आप थोड़ा मस्ती ज्यादा करते हो, तो आपके फ्रेंड्स भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जनरली, है ना। मस्ती करने वाले दोस्त बनाते हो आप, तो जनरली हमारा ह्यूमन टेंडेंसी भी इसी तरह की होती है, जैसे होते हैं उनके साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं। आपको बोरियत नहीं चाहिए तो आप थोड़े हंसी मजाक वाले फ्रेंड्स बनाओगे, आपको पढ़ना ही है तो आप पढ़ने वाले फ्रेंड्स ज्यादा बनाओगे, लाइक दैट। तो उसी तरह के जो जैसा होता है उससे ही घुलता मिलता है। नहीं, राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी, मतलब टेम्परेचर बढ़ा के सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। आप सबको याद होगा घर का फिनोमिना, गर्म दूध में चीनी जल्दी घुल जाती है एज कम्पेयर टू ठंडे दूध के। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये सबको पता होगा, ये घरेलू फिनोमिना है बिल्कुल। राइज इन प्रेशर इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी, मतलब प्रेशर बढ़ाने पे भी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रेशर बढ़ा के भी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल बेसिक जानकारी है सोल्यूबिलिटी के ऊपर। सब आएगा तो हम आगे के कंसेप्ट्स को और आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब आती है बात टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो सॉल्यूशंस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तीन स्टेट होती है हमारे पास, फिजिकल 3 स्टेट्स वी आर हैविंग। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर 9 पॉसिबल टाइप्स। अब सिंपल सी बात है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 9 पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब गैस के साथ में गैस के साथ में लिक्विड, गैस के साथ में सॉलिड, मतलब एक के साथ में कोई भी 3 हो सकते हैं। जैसे कि सॉलिड के साथ में कोई भी 3 हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लिक्विड के साथ भी कोई भी 3 हो सकते हैं,
इसी तरह गैस के साथ भी कोई भी 3 हो सकते हैं, तो टोटल 9 केस बनते हैं। तो ये 9 केस हमें इस टेबल में दिखाया गए हैं। क्या हमें याद रखना है ये सब? जरूरी तो नहीं है, एक रफ आइडिया होना चाहिए, बाकी कोई जरूरी नहीं कि आप ये सब क्या रखो, याद रखो। फटाफट देख लेते हैं। गैस का गैस के साथ मिक्सचर एयर, एयर में बहुत सारी गैसेज अवेलेबल है। गैस, लिक्विड, सोडा वाटर, ठीक है। हमारी जो वो रहती है सोडा वाटर, सोल्यूट गैस होती है, और लिक्विड सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे आपने पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक्स आती है, सब इसी कैटेगरी में आती है। गैस, सॉलिड, सॉलिड में गैस हाइड्रोजन इन पैलेडियम। आपको पता होगा, आपने 9th 11th क्लास में रिएक्शन पढ़ी होगी कि पैलेडियम जब लेते हैं तो उसकी रिएक्शन होती है जब हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन जाके उसके आसपास बैठता है, तो वो एग्जाम्पल हो गया सॉलिड में गैस का। नेक्स्ट देखो, गैस सॉल्वेंट और लिक्विड सोल्यूट। ह्यूमिडिटी इन एयर, तो एयर में ह्यूमिडिटी कैसे आती है? गैस के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में वाटर ट्रैप हो जाता है। लिक्विड में लिक्विड, ये तो बहुत ही आसान है भाई, एल्कोहल इन वाटर, किसी भी चीज में मिला दो। सॉलिड में लिक्विड, अगेन मर्क्यूरी इन गोल्ड। तो ऐसे केसेज भी हमें देखने को मिलते हैं। गोल्ड सॉलिड है, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है। गैस में सॉलिड मिला हुआ, कैम्फर इन एयर, मतलब क्या हो गया कि हवा में जब उड़ जाता है हमारा नब, ये बेटा कैम्फर होता है अपना, जो रहता है, आपको पता हो तो कपूर, है ना, हिंदी में हम इसको कपूर बोलते हैं, वो रहता है, ठीक है। लिक्विड में सॉलिड, तो सुगर इन वाटर, सिंपल सा एग्जांपल है। सॉलिड में सॉलिड, एलॉय, एलॉय जितने होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। एलॉय, एलॉय हमारे बहुत काम आते हैं, तो एलॉय जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो आप एक बेसिक आइडिया रखें, मेरे ख्याल से आपको आइडिया है बेसिक, आप तुरंत याद भी कर सकते हैं। एक रफ आइडिया होना चाहिए कौन सा किसका एग्जाम्पल है, बस। नेक्स्ट देखो, अब देखो मेजर टाइप्स कितने हैं, तो हम 3 मेजर टाइप्स पढ़ते हैं। लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, एंड तीसरा टाइप होता है हमारे पास में सॉलिड्स इन लिक्विड्स। मतलब यहाँ पे हम जो स्टडी करने वाले हैं वो मेनली हमारे पास में 3 तरह से होगा। कौन सा? लिक्विड तो है ही, लिक्विड के सारे टाइप्स हम मेजर देखेंगे। लिक्विड में कौन जाएगा? लिक्विड जा सकता है, ठीक है। लिक्विड में सॉलिड साथ में मिल सकता है, और इस साथ गैस बन सकती है। तो ये मेनली हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो जनरली वी कम अक्रॉस ओनली द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो मेनली 3 टाइप्स आते हैं ये वाले, ठीक है। देखो शुरू करते हैं लिक्विड्स इन लिक्विड्स से, फटाफट देखिए। इन द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स सच एज एल्कोहल इन वाटर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा एल्कोहल इन वाटर का, सबको पता भी है, बहुत सारी मिलाई भी जाती है, और आप मिला के पीते भी है बहुत लोग इसको, ना, ड्रिंकिंग का शौक होता है काफी लोगों को। द constituent present in smaller amounts is designated as solute and the constituent present in larger amounts is called solvent। तो बेटा देखो, लिक्विड एंड लिक्विड में वो केस खत्म हो गया जो हमारी डेफिनेशन का था कि सॉल्वेंट वो होता है जिसका फेज सेम होता है। यहाँ पे सॉल्वेंट हो चाहे सोल्यूट हो, दोनों का लिक्विड फेज है। तो अब यहाँ पे वो काम आएगा कि जो लार्जर अमाउंट में है उसे सोल्यूट बोलेंगे, ठीक है। याद करो, मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, यदि नहीं याद है तो आप पुराना लेक्चर जाके फटाफट से देख सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं। नाउ व्हेन 2 लिक्विड्स आर मिक्स्ड 3 डिफरेंट सिचुएशंस में अराइज, मतलब 2 लिक्विड को मिक्स करें तो 3 चीजें हो सकती है। क्या क्या देखो, बोथ द लिक्विड्स आर कंप्लीटली मिसिबल, मिसिबल का सिंपल मतलब होता है बेटा घुल मिल जाते हैं अच्छे से, ठीक है, डिजोल्व हो जाते हैं पूरी तरह से। व्हेन 2 लिक्विड्स आर मिक्स्ड दे डिजोल्व इन ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शंस, एल्कोहल, वाटर, बेंजीन, टोल्यूइन। इसका मतलब क्या है बेटा, समझो, ऑल प्रोपोर्शन का। मान लो कि मेरे पास 2 लिक्विड्स थे ए एंड बी। अब मैंने मान लो एक का 20% लिया, बी का 80%, तो भी पूरा अच्छे से घुल गए। चाहे एक का 80% लो, बी का 20%, तो भी पूरा अच्छे से घुल जाएंगे। कुछ भी प्रपोर्शन ले लो, एक का तो आप 30 ले लो, इसका 70 ले लो, इसका कुछ ले लो, इसका कुछ ले लो, दे विल मिक्स इट थ्रोली ऑल टुगेदर। सच टाइप ऑफ मिक्सिंग या सच टाइप ऑफ को बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। क्या बोला जाता है? मिसिबल लिक्विड्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, याद रखेंगे बच्चे, एल्कोहल एंड वाटर एंड बेंजीन एंड टोल्यूइन। तो इनके एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं साथ में। नेक्स्ट देखो, द लिक्विड्स आर पार्टली मिसिबल, इट मीन्स दे डिजोल्व इन ईच अदर ओनली टू अ सर्टेन लेवल, वाटर एंड फिनोल। मतलब पार्टली मिसिबल होते हैं, एक सर्टेन लेवल तक ही डिजोल्व होते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखें, वाटर एंड फिनोल पूरी तरह डिजोल्व नहीं होते। अब कुछ लिक्विड्स होते हैं जो इमिसिबल होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है इनके, दे डू नॉट डिजोल्व इन ईच अदर, वाटर एंड बेंजीन, वाटर एंड बेंजीन, वाटर एंड टोल्यूइन, इनको साथ में ले लोगे तो ये कभी भी आपस में घुलेंगे नहीं। एक्चुअल में एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है, दोनों का नेचर ही अलग अलग है, तो कैसे साथ में घुल मिल सकते हैं? दोनों आपस में घुलेंगे मिलेंगे नहीं। समझ में आना चाहिए। आया कि नहीं आया भाई? आ गया, चलो बढ़िया।
देखो अच्छा स्टेटमेंट, द सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स जनरली इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड्स की वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। लिक्विड्स की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज करती है, तो ध्यान देने की बात है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, कि लिक्विड में लिक्विड की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ में इंक्रीज करेगी। गुड, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान रखेंगे सभी, सोल्यूबिलिटी का भी रिलेशन इसका। नेक्स्ट आते हैं, तो हमने कौन सा देख लिया, लिक्विड का लिक्विड के साथ क्या मतलब है इसका, ये समझ आना चाहिए। कौन सोल्वेंट होता है ये पता होना चाहिए, कौन सोल्यूट होता है पता होना चाहिए, तीन टाइप है, तीनों के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, तो इतना हमें आना ही आना चाहिए। आगे देखो, गैस सब लिक्विड में घोल रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल अपनी कोल्ड ड्रिंक, कोई भी थम्स अप, कोका कोला, जो आप जो भी पीते हो, स्प्राइट वगैरह, उन सब का सेम एग्जांपल है, ठीक है। गैसेज आर जनरली सोल्यूबल इन लिक्विड्स, ऑक्सीजन इज सफिशिएंटली सोल्यूबल इन वाटर, पता है आपको, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है उसी की हेल्प से हमारे ऑर्गेनिज्म इन सी हमारे क्या कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं और सांस ले पाते हैं बेटा, ओके। which allows the survival of aquatic life in ponds, rivers and oceans. Gases like CO2, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। द सोल्यूबिलिटी, अब ये भी देखो बहुत सोल्यूबल होती है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। तो बेटा देखो वहां तो बहुत आसान था, पिछले बार तो टेम्परेचर का बता दिया, बट यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स है, क्या क्या, प्रेशर फैक्टर है, टेम्परेचर फैक्टर है, नेचर ऑफ गैस भी है और सॉल्वेंट भी है, तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स आ गए यहाँ पे। तो देखते हैं बारी बारी से सबको। तो सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही से इजाद होता है हमारा हेनरी लॉ। क्या है देखें, द वेरिएशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड विद प्रेशर इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट, अब क्या कहता है बेटा हेनरी का लॉ, देखिए स्टेटमेंट, द मास और मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस डिजोल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कितने मोल डिजोल्व्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनका मोल फ्रैक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर P है, x मोल फ्रैक्शन है। किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, ध्यान देंगे, ठीक है। सो टू पार्शियल प्रेशर हेनरीज लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय x equal to kp, where x is the mole friction, k is the constant and p is the partial pressure। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो आपने क्या लिख दिया, हमने तो ये लो देखा है, ये पढ़ा है, p equal to kh x, तो बेटा इस पे मूव कर रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है, इस फॉर्म में हम जाएंगे। आप पहले ये समझिए कि एक्चुअल में ऐसा स्टेटमेंट दिया गया, ओके, कि x इक्वल टू kp। अब इसी फॉर्मूले को उसने रीअरेंज किया और ये फॉर्म बनाई जिसको हम हेनरी लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। आगे आप देखेंगे ये भी मैंने इंक्लूड किया है, ये आपको बेसिक स्टेटमेंट की हेल्प से समझाया, वेयर p इज पार्शियल प्रेशर, x इज द मोल फ्रैक्शन, ओके। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है हमें क्या होता है। अब देखो आगे वाला, ये देखो आ गया आपका जो जिस फॉर्म में आपने देखा है स्टेटमेंट को, फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेज इन इक्विलिब्रियम विद अ लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो देखो यही से वो जो लॉ दिया गया था उसी को मॉडिफाई करके इस तरह स्टेट किया गया और उसकी डेफिनेशन ये दी गई, ध्यान से देखो, कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है और KH यहाँ पे होता है हेनरी कांस्टेंट, जिसकी यूनिट होती है ATM और बार, ठीक है। इस KH को बोला जाता है हेनरीज कांस्टेंट, आया समझ। तो यहां से देखो आपका वही जाना माना सा आ गया फॉर्मूला, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट। अब देखिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं कहानी को। KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, तो पहली बात KH किस पे डिपेंड करता है, गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सोल्यूबिलिटी एट द सेम प्रेशर। बहुत बढ़िया चीज, बहुत सारे क्वेश्चंस कंपैरिजन पे आते हैं, कैसे देखो, आपको दे दिया जाएगा कि
कोई मिक्सचर है जिसपे सेम प्रेशर अप्लाई, जो उसकी सेम प्रेशर एग्जर्ट करती है, वेपर प्रेशर, गैसेज है जिनका वेपर प्रेशर सेम है, बट एक के लिए KH वैल्यू है KH1 KH2 और आपको दे दिया KH1 ग्रेटर देन KH2, तो अब पूछेगा किसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं प्रेशर यदि सेम है तो जिसका KH ज़्यादा होगा उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी, तो आंसर आ जाएगा X1 इज लेस देन XB। ये X क्या बताता है, मोल्स जितने गुले हुए हैं वही तो एक तरह सोल्यूबिलिटी का काम कर रहा है, तो KH की वैल्यू कम है तो सोल्यूबिलिटी जो होगी वो सेम प्रेशर पे क्या होगी, कम होगी, ठीक है, KH की वैल्यू ज्यादा है तो। KH इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इम्प्लाइंग दैट सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एट द सेम प्रेशर। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे KH की वैल्यू इंक्रीज करती है और सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा होता है, प्रेशर सेम रखे तो ये किसके लिए है, लेकिन ये है लिक्विड इन गैस, सॉरी गैस इन लिक्विड, है ना, ये स्पेसिफिक ध्यान रखना है, गैस इन लिक्विड के लिए है। अच्छा ध्यान दे बेटा, एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ डे टू डे लाइफ का, आप पक्का रिलेट कर पाओगे और आसानी से इसको समझ भी पाओगे। हमारे पास क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है आपके पास में, तो क्या रहता है कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लाते हो यदि, तो उसको यदि थोड़े टाइम के लिए गर्म हो जाए वो और फिर उसका बोतल का ढक्कन खोलोगे तो क्या होगा, गर्म होने की वजह से टेम्परेचर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या हुआ कि गैस जो इसमें घुली हुई थी CO2 वो बहुत कम सोल्यूबल हो गई और खोलते हुए निकल के चली गई। अब जो पीछे बच गया वो आपका सिंपल सा मीठा पानी बच गया, सिंपली स्पीकिंग क्या बच गया, मीठा पानी है, बिल्कुल गंदा सा लगता है फिर वो, ठीक है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक से इन सब चीजों को ठंडा रखा जाता है फ्रिज में, और आप भी ये चाहते हो ठंडी मिले, थोड़े टाइम बाहर छोड़ोगे तो खोलते ही CO2 भाग जाएगी और CO2 भागने के बाद उसमें कुछ नहीं बचेगा और वो एक सिंपल पानी की तरह लगेगी, मीठे पानी की तरह, क्योंकि बहुत ही सही नहीं लगता, बेकार सा लगता है, ठीक है। तो ये किसकी एक्सप्लिकेशन है, इसी की एप्लीकेशन है, देखो कि ठंडा पानी रखा ताकि सोल्यूबिलिटी बढ़ी रहे। तो ध्यान दे, गैस के लिक्विड में सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर डिक्रीज करने पे बढ़ती है और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे घटती है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे देखो, कंडीशंस फॉर वैलिडिटी ऑफ हेनरीज लॉ। अब हेनरी का लॉ वैलिड कब होगा ये भी तो देख ले। इट इज फाउंड दैट गैसेज ओबे हेनरीज लॉ अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस, द प्रेशर इज नॉट टू हाई, मतलब प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है तो हेनरी लॉ वैलिड रहता है, बहुत ज्यादा है तो फिर हेनरी लॉ वैलिड नहीं रहता, क्योंकि उतने प्रेशर पे तो तुम सब कुछ घुला सकते हो। द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, देखो प्रेशर टेम्परेचर इसी तरह लिंक्ड है, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर पे भी आराम से भूली जाएगी सब चीज, वो तो अपनी दादागिरी है ना, हम चाहे तो सब कुछ करवा सकते हैं। नाउ द गैस डज नॉट डिसोशिएट, एसोसिएट और एंटर इनटू एनी केमिकल रिएक्शन विद सॉल्वेंट। तो ये भी ध्यान रखना है कि यदि गैस डिसोशिएट कर जाए, एसोसिएट कर जाए या केमिकल रिएक्शन कर जाए सॉल्वेंट के साथ तो भी हेनरी का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, सिंपल सी बात है, इस केस में मोल फ्रैक्शन या मोल्स चेंज हो जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर भी चेंज हो जाएंगे, तो हमारा हेनरी का लॉ डायरेक्टली वैलिड नहीं रह पाएगा। आई होप आप सबको क्लियर हुआ कि मीनिंग क्या है हेनरी लॉ का, PA इक्वल टू KHAX से, यदि K बढ़ेगा, सेम प्रेशर है तो सोल्यूबिलिटी घटेगी, K बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, K फंक्शन ऑफ नेचर का होता है, और क्या कंडीशंस है जिनमें हेनरी का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, ये सारी बातें आनी चाहिए। तीसरा देख लो फटाफट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, वैसे तो डायरेक्टली बता दिया कि हेनरी लॉ की हेल्प से। फॉर एग्जांपल, द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 20 डिग्रीज 0.88 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, वेयर एज 0.53 एट 40 डिग्री। तो देखो टेम्परेचर बढ़ा तो सोल्यूबिलिटी कितनी घट गई। दिस हैपेंस बिकॉज ऑन हीटिंग अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ डिजॉल्व्ड गैस, सम गैस इज यूजुअली एक्सपेल्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन से चली जाती है। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और नेचर ऑफ गैस का क्या इफेक्ट होता है, दैट इज गैसेज लाइक CO2, HCl एंड NH3 आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, वेयर एज H2O2 एंड N2 आर स्पेरिंगली सोल्यूबल। मतलब बेटा ये इनका नेचर है गैसेज का, ये वाटर के साथ क्या करती है, एक तरह की बॉन्डिंग बनाने सी लगती है और इस वजह से ये बहुत अच्छी सोल्यूबल होती है, जबकि इनमें ये उतना अच्छा सोल्यूबल नहीं होती। तो इस तरह नेचर पे भी डिपेंड करता है। क्या हम किसी भी गैस को देख के बता सकते हैं करेगा कि नहीं करेगा सोल्यूबल? बिल्कुल बकवास, कुछ नहीं बता सकते ऐसा।
तो फिर कैसे? बस जो 2-4 इन्फॉर्मेशन बुक में दी है वो ध्यान रखें। बस हम ये बताना चाहते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू कि गैस के नेचर पे डिपेंड करती है, बाकी हम और कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। लास्ट टाइप बच गया हमारा सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, मतलब कि सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड में मिलाने पे क्या रहेगा, ठीक है? तो देखो, व्हेन अ सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड, द सॉलिड इज रेफर्ड एज द सोल्यूट एंड द लिक्विड एज द सॉल्वेंट। तो सोल्यूट को ये मान लेंगे और सॉल्वेंट बोलेंगे लिक्विड को। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, नमक, सिंपल स्पीकिंग नमक है ना। The solute is sodium chloride and water is solvent. Different substances dissolve to different extent in the same solvent. तो ये एक सिंपल सा फिनोमिना है, इसको ध्यान में रखना है, कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है? आई होप आप सबको सारी बातें समझ आ रही है। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट इसमें होना नहीं चाहिए, और कोई डाउट है तो आपको बताना ही है। ओके, तो बहुत बेसिक से किया है हमने, कोई भी प्रॉब्लम की बात ही नहीं है यहाँ पे। तो ये सारा काम हमने हैंडल कर लिया। अब देख लेते हैं एक छोटा सा पोर्शन इस पे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है हेनरी लॉ की, और उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, दी एंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बिवरेज, ठीक है? तो बिवरेज बनाने में काम आती है बेटा, आपको सबको बताया CO2 इसमें डिजोल्व नहीं होगी उसके, अदरवाइज तो देखिए आपको पता है कोल्ड ड्रिंक सब होती है वो इस तरह होती है। अंडर हाई प्रेशर सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इंक्रीज ऑन ओपनिंग द बोतल टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर सोल्युबिलिटी डिक्रीज एंड द गैस बबल्स आउट, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे, इसलिए उसको ठंडा रखते हैं, ताकि एक बार तो बेटा क्या किया कि हाई प्रेशर पे भर दिया उसे, बट अब यदि ठंडा नहीं रखेंगे तो वो चली जाएगी। तो दो तरीके थे ना, प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर घटा के, ठीक है? तो प्रेशर तो भर के भरा और टेम्परेचर कम करके इसको मिली हुई रखा जाता है, अब गर्म होती है निकल जाती है। नेक्स्ट, इन डीप सी डाइविंग, compressed air cylinder is used to get more oxygen in the blood, but dissolved nitrogen cause a disease called decompression sickness, hence air diluted with helium is used। ध्यान दे क्या हुआ कि डीप सी डाइविंग में क्या होता है, एयर को हीलियम के साथ डाइल्यूट किया जाता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, compressed air cylinder is used to get more oxygen in the blood, but dissolved oxygen नाइट्रोजन कोज डिजीज, ठीक है? अब डिजोल्व नाइट्रोजन होगी तो उसकी वजह से डिजीज हो सकती है, इसकी वजह से उसमें उसकी जगह हीलियम यूज की जाती है। ओके, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, इन द लंग्स पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाई, इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इन द टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लो, देयरफॉर O2 इज रिलीज्ड फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर फंक्शंस ऑफ द सेल। तो देखो कितना सही चीज है, हमारे यहाँ भी कि हीमोग्लोबिन से प्रेशर हाई होने की वजह से तो कंबाइन कर जाती है और बाद में रिलीज हो जाती है, ठीक है? कितनी बढ़िया चीज है कि प्रेशर कम होने पे निकल जाती है, प्रेशर ज्यादा होने पे घुल जाती है इससे, तो इससे हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। बढ़िया चीज देखो। फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, concentration of O2 in the blood and tissue is so low that they feel weak and are unable to think properly, a disease called anoxia। तो अब देखो, जब बहुत हाई अल्टीट्यूड पे होते हैं तो इससे क्या होता है, हाई अल्टीट्यूड पे होने की वजह से उनके पास में क्या होगा, O2 इन द ब्लड टिश्यू इज सो लो। अब ब्लड टिश्यू में O2 की कंसेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है उनके पास में, O2 की कंसेंट्रेशन कम होगी हाई एल्टीट्यूड्स पे, इस वजह से क्या देखने को मिलता है कि उनमें एक डिजीज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं एनोक्सिया। तो सिंपल सी बात है, ध्यान में रखने की बात है, सिंपल सी चीजें हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछे। आपने काफी बार देखा होगा जो क्लाइंबर्स जाते हैं, बहुत हाई ट्रेवल करते हैं, उनकी कंडीशन चेक की जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि वहां पे O2 की कंसेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है? और इन द फंक्शन ऑफ लंग्स पता चली गया होगा, डीप सी डाइविंग हीलियम यूज की जाती है नाइट्रोजन की जगह। ओके, ये नाइट्रोजन बहुत ज्यादा सोल्यूबल है और हीलियम कम है ना वाटर में, और प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बिवरेज। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से आने ही चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछे, बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कशन किए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप ये पूरा कंसेप्ट पढ़े और इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी में गिवन है। इससे बाद ही हेनरी लॉ के बाद अपने कुछ इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी लॉ पे, वो आप कर लेंगे। इस पे एक प्रॉब्लम मैं खुद भी आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम इस पे एक प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, आपकी एक इन-टेक्स्ट प्रॉब्लम ही है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और राउल्स लॉ देखना शुरू करेंगे। आई होप इतना सब कुछ क्लियर है आपको। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे एंड शेयर विद द फ्रेंड्स। थैंक यू।